Hello everyone. So today we are going to start chapter elasticity. तो मतलब काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो इसको जो है हम मेरे ख्याल से 9-10 पेज के नोट्स बने हैं, तो इसी में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। काफ़ी इजी भी है, मतलब बहुत ही चुने हुए कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी नहीं हैं, लेकिन हाँ ये बात मैं ज़रूर बता दूँ आपको। कभी आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि इस चैप्टर में से जो है नीट में क्वेश्चंस नहीं आते, नीट या मतलब ऐसे ही नॉर्मल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में। लेकिन ये मतलब अगर हम वैसे नीट के पर्सपेक्टिव में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, जैसे यंग मॉड्यूलस है अपना, बहुत फेमस है इस चैप्टर से वो, तो बल्क मॉड्यूलस वगैरह, तो क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये चीज़ तो दूर कर दें अपने दिमाग से कि भाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, आते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब फिर तो वही बात है कि पेपर में तो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हाँ वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, ईजी भी है। अगर स्टार्ट करें हम तो डिफॉर्मिंग फोर्स की बात करें, अ फोर्स दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसी फोर्स जो चेंज कर दे या फिर मतलब टेंड्स टू चेंज, जो शेप और साइज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ शेप साइज, शेप जो है वो चेंज कर रही हो कोई भी फोर्स। ऐसा भी होता है कि सिर्फ साइज़ में ही जो है साइज़ को डिफॉर्म कर दिया, और ऐसा भी हो सकता है कि शेप और साइज़ दोनों में जो है चेंजेस ला दिए, उसी को हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? डिफॉर्म, विकृत करना, विकृत करना। अब किसी भी चीज़ को विकृत करना तो मतलब क्या है कि या तो उसकी शेप चेंज हुई, साइज़ चेंज हुआ, ठीक है, उसके अपीयरेंस में जो है क्या आया, डिफ़र किया पहले से। तो यही चीज़ क्या होती है हमारी डिफॉर्मिंग फोर्स, यही फोर्स। नेक्स्ट बात करें हम इलास्टिसिटी की। ये टर्म आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। सॉरी, इलास्टिसिटी आपको क्या लग रहा होगा? आप सोचते होंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को जो है मतलब खींच सकें, जितना मतलब हम बेसिकली आप सोचते होंगे कि इलास्टिसिटी वो है कि जिसको हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सके, ठीक है, सिर्फ जिसको हम जितना खींच सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिज़िक्स के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए समझना, ताकि आगे चैप्टर में दिक्कत ना आए फिर, कि इलास्टिसिटी होता है कि वो बॉडी जो मतलब मतलब फोर्स लगने के बाद अपनी ओरिजिनल जो फॉर्म थी, उसकी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, उसको रीगेन कर ले। अब जैसे एक रबड़ है, आप रबड़ को खींचो और उसको छोड़ दो, वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है, ठीक है। देखो हमने उसको खींचा, यानी हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही हमने उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया उस रबड़ से, वो रबड़ अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि ये इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी यही होती है सही मायनों में, ठीक है। और अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि इलास्टिसिटी क्या है, कि जो चीज़ अपनी जो है स्ट्रेच होने के बाद जब उसके ऊपर से हम फोर्स हटाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटती है, तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितनी जल्दी या फिर कितनी एक्यूरेसी के साथ जो है रीगेन कर सके। बात करें, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप सोचना कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है या रबर? मतलब अभी जो मैंने इलास्टिसिटी की आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई है, उसके हिसाब से सोचकर मुझे बताना, मतलब खुद सोचना। आप मुझे तो क्या ही बता पाओगे, स्टील या रबड़ कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है? आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि भाई रबड़, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल लो, एक स्टील होगा, हालांकि इसका करेक्ट आंसर स्टील मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी आप स्टील का एक स्प्रिंग ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, आप उसको जैसे ही आप उसको मतलब हिलाओगे तो वो क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को मतलब बहुत जल्दी जो है रीगेन कर लेगी, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो कि जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनके आगे जो है 2 स्टील के कुछ लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको जो है उस पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, उसको पीछे खींच के आगे की तरफ छोड़ते हो, तो मतलब वो कितनी जल्दी जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है, राइट। जबकि रबड़ के केस में ऐसा नहीं होता इतनी जल्दी। तो इस केस में आपका स्टील करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी याद रखो कि जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो स्टील का ज़्यादा होता है कंपेयर टू रबड़, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्ट्रेस की।
स्ट्रेस को हम इससे म्यू से डिनोट करेंगे। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होती है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये देखो, स्ट्रेस जो होती है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होती है। आप याद रखें, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, मेरी एक जो है रोड है, ठीक है, कुछ भी मान लो, इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई। तो अब ये जो है, अब हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दी इसको स्ट्रेच करने के लिए। अब ये क्या, ये थोड़ी चाहेगी कि भाई मेरे को मैं स्ट्रेच हूँ या कुछ भी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लगेगी? एक रिस्टोरिंग फोर्स, जो नहीं चाहेगी कि ये मुझे कि मैं स्ट्रेच हूँ, ठीक है, आप ऐसे समझो। तो अब क्या हुआ इस केस में, हम क्या लिख सकते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। अब ये एक्सेलरेशन इसमें ज़ीरो होगी तो जो एफ आर है वो एफ ई के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और जो अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू पास्कल। अब यहाँ पे फोर्स की क्या होती है सही यूनिट? न्यूटन। और एरिया, तो ऐसा यूनिट की बात करें फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो इसकी ऐसा यूनिट होती है, जिसको हम नॉर्मली पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप दोनों याद रखना, ठीक है, कोई एक ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस के जो है 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा? इसमें भी हम 2 पढ़ेंगे, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों कह रही हूँ मैं, टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है कि जो मतलब क्या है, मतलब जिसको हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स तो लगती है। अब इसको हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस को खींचा, इसको इस साइड से खींचा, अंदर दोनों की साइड क्या लगेगी? एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? म्यू टी से मतलब है टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एफ आर अपॉन ए, या फिर एफ ई अपॉन ए भी हम इसे लिख सकते हैं, जो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला आया था, ठीक है। कंक्लूजन में बताऊंगी एंड में क्या है यहाँ पे। कंप्रेसिव स्ट्रेस देखो क्या होता है, कंप्रेसिव होता है जिसको हम क्या करें, कंप्रेस करें किसी चीज़ को, ठीक है। पहले ऊपर वाले केस में हमने उसको क्या किया था, स्ट्रेच किया था, एक्सपेंड किया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं अंदर की साइड। तो ये क्या करेगा, एक अब ये अगर हम इसे किसी चीज़ को हम जो है दबा रहे हैं, वो क्या चाहेगी कि भाई मतलब हम उसकी ऑब्वियसली उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से उसको क्या कर रहे हैं, डिफॉर्म ही तो कर रहे हैं ना ज़्यादा उसको प्रेस करके। तो वो नहीं चाहेगी कि उसकी वो डिफॉर्मेशन जो है फेस करे, तो वो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स उस केस में भी लगेगी, ठीक है, वो बाहर की साइड लगेगी लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये यहाँ पे भी इस केस में भी क्या होगा, एफ आर अपॉन ए, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें शेयरिंग स्ट्रेस की या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये क्या होती है, क्या आपने कभी वो जूते का डब्बा देखा है? मतलब अगर उसको आप ऊपर से प्रेस करते हो या फिर ऊपर से थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो वो क्या होता है, मतलब अपनी ओरिजिनल फॉर्म से डिफॉर्म हो जाता है ना, मतलब वो ऐसे पिचक सा जाता है, मतलब नीचे की साइड हो जाता है, आधा हिस्सा उसका आगे निकल जाता है और आधा जो मतलब जो उसका ओरिजिनल है, उसका बेस है, वो ऐसा कैसा रह जाता है, ठीक है। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो, या मतलब किया हो सकता है ना भाई किया हो ऐसा कुछ, पर कोई बात नहीं, ये एक एग्जाम्पल था, अभी कर सको तो कर लेना, अगर ये केस बिल्कुल ही समझना है तो, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा ओरिजिनल है। अब इसको जो है इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी तो ये अपनी जगह से यहाँ से हिल गया, मतलब ऊपर वाला जो इसका पोर्शन था वो थोड़ा सा जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से डिफॉर्म हो गया, नीचे का ऐसे ही रहा। तो ये एक्स और एल से, ठीक है, एक्स और एल इतना जो है ये डिफॉर्म हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं हम, एफ टी अपॉन ए टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, एक्स अपॉन एल। यहाँ पे अगर हम थीटा ले, टेंजेंट थीटा, तो वो क्या होगा, एक्स अपॉन एल यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टी अपॉन ए, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा कि मतलब जिसकी वॉल्यूम को हम एक्सटर्नल फोर्स से कम करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एफ अपॉन ए वही इज इक्वल टू हम पी भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से क्या है, इस पर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है ना, ठीक है। तो हम इसको प्रेशर डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी क्यों लिख सकते हैं ये आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो। लेकिन क्या आपने देखा ये तीनों को अगर आप कंक्लूड कर पाए हो थोड़ा सा, तो क्या आपको नहीं लगा कि जो हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाला था
सेम वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल में भी वही आई है, कॉम्प्रेसिव में भी वही फॉर्मूला निकल के आया है, शेयरिंग में भी और वॉल्यूमेट्रिक में भी फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रहे। आपको याद क्या रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के केस में कैसे डिफॉर्मेशन थी, कैसे स्ट्रेस लग रहा था, शेयरिंग में कैसे है, टेंजेंशियल में, कंप्रेसिव या टेंसाइल में कैसे लगता है। ठीक है, स्ट्रेस की बात हमने कर ली। अब बात करेंगे स्ट्रेन की, जिसको हम इस ई से डिनोट करेंगे। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऊपर क्या लिखते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है, ठीक है, जितना भी चेंज आया है, एक्स चेंज आया है, एल चेंज आया है, जितना भी आया 1% 2% जितना भी, और नीचे लिखते हैं हम उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे परसेंटेज निकालते हो ना आप, कभी अपने मार्क्स की आपने निकाली हो तो क्या लिखते हो? ऊपर जितने आपके टोटल आपने स्कोर किया है, ठीक है, और नीचे क्या है, जितने मतलब ऊपर जो आपने स्कोर किया और नीचे जितने टोटल मार्क्स होते हैं। जैसे 500 में से आपने 450, 300, 400 जितने भी आए इनटू 100 ऐसे निकालते हो ना। तो बेसिकली मतलब क्या था मेरा ये बात कहने का, कि ऊपर आप लिखते हो कि जितना चेंज आया है, ठीक है, नीचे क्या था, ओरिजिनल कितने थे, 500, 600 जितने भी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें। अगर इसकी यूनिट्स की अगर हम बात करें यूनिट की, तो ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होती है। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होती है। जबकि स्ट्रेस की क्या यूनिट थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसे हम क्या पास्कल भी कह सकते हैं। अब जैसे हमने स्ट्रेस में 3 टाइप के स्ट्रेस पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल जिसमें हमने टेंसाइल और कंप्रेसिव पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा था, शेयरिंग या टेंजेंशियल, फिर हमने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक। ऐसे ही हम स्ट्रेन के केस में भी 3 जो है टाइप के स्ट्रेन पढ़ते हैं। सबसे पहला जिसमें है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होगा, जितना जो हमने पढ़ लिया ऊपर की, जितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये मेरा रोड है, कुछ भी है, फोर्स लगी, यहाँ पे क्या है, डेल्टा एल का इसमें चेंज आ गया, इसको खींचा तो ये डेल्टा एल चेंज हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, चेंज यानी डेल्टा एल, और नीचे ओरिजिनल एल। तो E इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल या लेंथ के केस में क्या लिखते हैं हम, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेम वही फोर्स लगी जो पीछे मैंने बात बताई थी, वही केस है ये। यहाँ पे इतना ये डिफॉर्म हुआ, ठीक है, थीटा, ये एक्स एल, कितना चेंज आया, एक्स चेंज आया अपॉन एल। ठीक है, ओरिजिनल तो यही थी ना, यहाँ तक था, तो ये एक्स चेंज आया इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें किसकी, वॉल्यूमेट्रिक या फिर बल्क स्ट्रेन भी हम इसे कहते हैं। तो इस केस में क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। अब अगर आप बलून है कोई, ठीक है, बलून का मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, नहीं बलून को आप छोड़ दो, मतलब आप खैर आगे बताऊँगी कि वॉल्यूमेट्रिक में कौन से एग्जाम्पल होते हैं, मतलब लेकिन आप अभी देखो कि ये आप अगर एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर लगा रहे हो, उसको दबा रहे हो, तो ये यहाँ तक इतना कम, मतलब इतना जो है ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, इसका जो है साइज इतना रिड्यूस हो गया। ठीक है, यानी डेल्टा वी का इसमें चेंज आया। अपन ओरिजिनल क्या थी, वी। माइनस क्यों लिखा है इस केस में, मैं बता रही हूँ, माइनस देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, माइनस की टेंशन ही नहीं लेनी, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस। माइनस क्या दर्शाता है यहाँ पर, कि जो इसमें चेंज, इसके जो चेंज को है ना, वॉल्यूम की चेंज को ये दिखा रहा है कि ठीक है, वॉल्यूम में जो है डिक्रीज हुआ है, जो वॉल्यूम में कम हुआ है ना, जो वॉल्यूम में कमी आई है, जो उसका साइज़ कम हुआ है, उसके डिक्रीजमेंट को ये नेगेटिव जो है शो करता है, यहाँ पे दिखाता है। अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं तभी हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। अब एक न्यूमेरिकल पर्पज से मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि आपको कभी भी निकालना आ जाए न्यूमेरिकल वगैरह में कि स्ट्रेन परसेंटेज वगैरह निकालनी है, ठीक है, मान लो आपको ये दे दिया, तो इस केस में आप क्या करोगे, जो ये मतलब आपको ऐसे दे रखा है परसेंटेज में, इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, आंसर निकालना है तो आपको, ठीक है। आप इसको कैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, 0.125 अपॉन 100, नीचे 100 ले लोगे, ठीक है। हमेशा जब आपको स्ट्रेन परसेंटेज निकालना और ऐसे आपको दे रखा तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसका ये पॉइंट तो रहेगा, कभी आप इस पॉइंट को हटा के 100 लिखने की सोच रहे हो, नहीं, इस पॉइंट को हटाओगे तो एक और 0 यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। ये अलग केस, ये अलग से आपको सोल्व करना होता है। अब बात करेंगे हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या होता है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। किसी भी स्मॉल डिफॉर्मेशन,
छोटी जो विकृति है उसके लिए जो स्ट्रेस होता है एक बॉडी में वो डायरेक्टली कोरिस्पोंडिंग होता है स्ट्रेन के। मतलब समझो स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की, ठीक है। और यानी कि हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है वो आगे जो है ग्राफ के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे भी है ये यहाँ तक ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या है कि जितना स्ट्रेस आप लगाते हो उतना ही स्ट्रेन बढ़ता है, ठीक है। मतलब स्ट्रेन जितना स्ट्रेस जितना स्ट्रेन उतना, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई। यहाँ पे हम जो है इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं ई स्ट्रेन। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। सेम वही जो स्ट्रेस की थी, क्योंकि अब स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, स्ट्रेस की जो है क्या होगी यूनिट होती है। अब बात करें कि इसकी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, जिसको हम ये वाई या आप गामा कुछ भी मान लो, ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। एक बात याद रखो कि जो ये यंग्स मॉड्यूलस होता है इलास्टिसिटी का, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को दिखाता है। मतलब ये ना तो इसकी लेंथ पे डिपेंडेंट होता ना इसके रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को दिखाता है सिर्फ। और यंग मॉड्यूलस हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल के केस में बात करेंगे सबसे पहले, जो कि होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, एफ अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या आया था, डेल्टा एल अपॉन एल। दोनों का हमने यहाँ लिखा तो हमारे पास क्या आएगा, गामा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, जिसकी क्या है सा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। यहाँ पे देखो ये है हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल रोड, तो यहाँ पे अगर फोर्स लगी नीचे तो क्या हुआ, डेल्टा एल का चेंज आया। तो एल नोट क्या है, मतलब ये जो मेरी ओरिजिनल थी पहले वाली थी, और एल डैश क्या होगी जो बाद में चेंज आया, यानी चेंज कितने का आया, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। याद रखें ये फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करें बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मतलब ये लिक्विड सॉलिड और गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लिक्विड सॉलिड और गैस बल्क मॉड्यूलस क्या है कि वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इसकी एसआई यूनिट होती है। कैसे लिख सकते हैं इसको, वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का लगाओ, आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। या आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा पी अपॉन, यहाँ पे पी था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा पी क्यों लिखा है यहाँ पे पी के प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो प्रेशर है ये मेरा, यहाँ पे हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो अंदर जो है ओरिजिनल बाहर से जो फोर्स लग रही है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया होगा। अंदर जो चेंज आया उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नोट इंटू ए। तो नेट कंप्रेसिंग फोर्स जो होगी वो क्या होगी, एफ नेट इज इक्वल टू पी ए माइनस पी नोट ए, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, इसको अलग कर लेंगे, पी माइनस पी नोट इंटू ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। चेंज को हम क्या डेल्टा से ही तो डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। और माइनस की सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये नेगेटिव साइन जो है इस केस में हम क्यों लगाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, मतलब ये जो बल्क मॉड्यूलस है इसका रेसिप्रोकल, आप ये याद रखें, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, ठीक है, ये याद रखें आप। अब बात करें रिलेशन बिटवीन डेंसिटी प्रेशर एंड बल्क मॉड्यूलस। डेंसिटी प्रेशर और बल्क मॉड्यूलस में रिलेशन की बात करनी है यहाँ पे कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इनिशियल डेंसिटी इसकी देखें तो हमारी पास क्या होगी, रो, और आफ्टर कंप्रेशन वो क्या जाएगी, रो डैश, ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे आप याद रखो एक चीज़, आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो, आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि अंदर जो है उसका मास, मतलब वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप कंप्रेस करने लगते हो तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला, रो डैश इज इक्वल टू, यानी जो नई डेंसिटी है, न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू रो 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन बी, ठीक है। ये आप याद रखें, पी क्या है ओरिजिनल, ये क्या है न्यू डेंसिटी। अब हम थर्ड बात करेंगे किसकी, हमने दो मॉड्यूलस पढ़ लिए, एक लॉन्गिट्यूडनल देख लिया, एक हमने बल्क वाला देख लिया। अब बात करेंगे शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, जिसको हम
इस साइन से जो है डिनोट करेंगे। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। वही तो जो शेयर मॉड्यूलस होता है रिजिडिटी का वो क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वही जो हमने पहले अभी तक हम करते हैं, देखो सेम वही चीज़। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ टी, यानी वही हमारा फॉर्मूला, ये क्या आ जाएगा, एफ टी अपॉन ए टेंजेंट थीटा। हम एक्स अपॉन एल को टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टी अपॉन ए थीटा। ए थीटा क्यों आया है, मान लो कि आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है एक्स के कंपैरिजन में, तो एक्स छोटी तो यानी थीटा भी छोटा, थीटा छोटा, तो हम टेंजेंट थीटा को जो है अप्रोक्स थीटा के केस में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए टेंजेंट थीटा के प्लेस पे मैंने थीटा लगाया है, और यही फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ सॉलिड विल हैव ऑल द थ्री मॉड्यूलस। एक जो सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल जो होता है उसके पास तीनों मॉड्यूलस होंगे इलास्टिसिटी के, गामा, बीटा और एन, ठीक है, जिसको हम बीटा कहते हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड और गैस, लेकिन लिक्विड या गैस के केस में सिर्फ जो है बीटा कैन बी डिफाइंड, ठीक है। लिक्विड और गैस के केस में जो है दोनों लॉन्गिट्यूडनल और शेयरिंग मॉड्यूलस नहीं होते। नेक्स्ट अब हम टॉपिक की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, एक तो ये वाला फर्स्ट वाला और एक ये वाला, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी इनसे ही बने हुए आप खुद समझ जाओगे। देखो U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। क्या हम यहाँ पे स्ट्रेस के प्लेस में गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन गामा, ठीक है। स्ट्रेन के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन गामा इंटू वॉल्यूम, राइट। आपको ये पहले वाला याद रखना है। और अकॉर्डिंग टू वन, अगर हम इस वन को ही ज़्यादा मॉडिफाई करें, ये जो हमने पहली वाली लिखी थी यहाँ पे फॉर्मूला, तो इसके केस में हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस क्या होता है, एफ अपॉन ए, स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल का केस ले, वायर की बात किया तो वायर तो आप याद रखोगे, स्ट्रेच्ड वायर तो लॉन्गिट्यूडनल केस है, इसलिए हमने लॉन्गिट्यूडनल लिया, ना वॉल्यूमेट्रिक लिया ना शेयरिंग लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाफ इंटू लोड इंटू एलोंगेशन। न्यूमेरिकल्स में ऐसा कैसा लिखा आ जाता है, लोड के तौर पे, एलोंगेशन ऐसा, मतलब ऐसे यही वर्डिंग्स लिखी आ जाती हो, तब आपसे जो है पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो आप बिल्कुल सिंपली यहाँ पे पुट करके वैल्यूज़ और आप निकाल सकोगे आंसर, ठीक है। तो क्या होगा, U इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू एलोंगेशन। अभी हमारे पास आ गया ग्राफ, ठीक है, क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें आप देखो O2A, अब मैं आगे पूरा बताऊंगी कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप पहले हाँ O2A देख लो, ये क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हम पीछे बात कर चुके हैं इसकी एक बार और। ये क्या होती है, मेरी प्रोपोर्शनल लिमिट होती है कि यहाँ तक जितना स्ट्रेस उतनी स्ट्रेन, ठीक है। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, स्ट्रेस ये स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रीजन A to B की मैं बात करूँ, तो इस केस में क्या होगा कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा स्ट्रेन, ठीक है। आप इतना मानो कि A to B जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा स्ट्रेन, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये लास्ट प्रोपोर्शनल लिमिट होती है A, ठीक है। इससे आगे A to B प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं होती, बस जितना स्ट्रेन आप उस देते हो उतना स्ट्रेस वहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। बी जो है वो क्या है, यील्ड पॉइंट होता है। A to B देखो स्ट्रेस जो है इनवर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता स्ट्रेन के, अनटिल पॉइंट बी तक क्या है, ऑन रिमूविंग। बी पॉइंट तक का क्या मतलब है, जो A to B हमने बात की कि उस दौरान अगर जो आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो उसको रिमूव कर दोगे तो वायर जो है अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रेन बिकम जीरो, स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड। अगर आप उसको मतलब स्ट्रेस ही तो दे रहे हो ना, उसको क्या आप खींच रहे हो, अगर आप स्ट्रेस को हटा दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकती है। मतलब बी तक ऐसा स्कोप है, अनटिल पॉइंट बी तक, कि आप जिस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो उसको अगर आप छोड़ दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। लेकिन अगर हम आफ्टर इलास्टिक लिमिट बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी रिड्यूसेस,
इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट एक ऐसी लिमिट है जहाँ तक अगर आपको ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो तो और उसको छोड़ दोगे, आप उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेगी। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की वो कम होने लगती है। टेंडेंसी टू रिटर्न टू ओरिजिनल पोजिशन डिक्रीजेज आफ्टर बी ऑन रिमूवल। हाँ, इसका मतलब क्या है कि उसके बाद अगर इलास्टिसिटी लिमिट को क्रॉस करने के बाद अगर आप चाहोगे कि वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करे तो इसके चांसेस कम होने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगर आफ्टर बी पॉइंट बात करें, अब हम बी के बाद, हम ओ टू ए बात कर ली, ए टू बी बात कर लिया, अब बी पॉइंट के बाद बात करें यानी सी तक। ठीक है, आफ्टर पॉइंट बी ये रहा, आफ्टर इलास्टिक लिमिट यानी वहाँ पे इलास्टिक लिमिट हो गई थी हमारी खत्म, बी तक ही थी। इसके बाद बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी रिड्यूसेस रेसिडुअल स्ट्रेन इवन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है इसमें। ठीक है, आप बेशक स्ट्रेस को ज़ीरो भी कर दोगे तो लेकिन स्ट्रेन में जो है 1% का ही मान लो, लेकिन चेंज आता है, मतलब परमानेंट स्ट्रेन हो जाता है। मतलब कि आप मतलब वो चीज़ फिर कभी भी अपनी उस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ सकती, उसकी जो आकृति है उसमें चेंज, परमानेंट चेंज आ जाता है। ठीक है, जिसको हम रेसिडुअल स्ट्रेन भी कह सकते हैं। रेसिडुअल स्ट्रेन क्या है कि जिसको अब वापस आप हटा ही नहीं सकते, वो स्ट्रेन उसमें रह गया, उसमें बस चुका है वो स्ट्रेन उस ऑब्जेक्ट में, अब आप नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। कितना बेशक स्ट्रेस ज़ीरो कर लो, बेशक मत खींचो उसको, कुछ मत करो, फिर भी जो है वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं कर पाएगी इलास्टिसिटी पॉइंट के बाद, लिमिट के बाद। आफ्टर पॉइंट डी, अब डी पॉइंट के बाद बात करें यहाँ पे, यहाँ तक तो ये केस था, सिनेरियो था। ठीक है, अब डी पॉइंट के बाद बात करें, सी टू डी का ये केस था। अब डी पॉइंट के बाद बात करें तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और प्लास्टिक बिगिंस। ठीक है, अब देखो आफ्टर पॉइंट डी, यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे हमारा होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी हम इसे कहते हैं और ब्रेकिंग स्ट्रेस भी इसे हम क्या कह सकते हैं एट ई पे हम बात करें तो क्या होगा, हमारा जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है ये। अब डी तक क्या था, मतलब डी के बाद क्या प्रॉपर्टी तो इलास्टिक की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक का मतलब होता है कि आप उसको ना तो मोल्ड कर सकते कैसे भी, बस वो टूट ही सकता है। आप प्लास्टिक को आप खींचने की कोशिश करोगे या फिर उसे आप कैसे भी मोल्ड करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा भाई, वो टूट जाएगा। तो सेम वही चीज़ है डी पॉइंट के बाद, यानी ई पॉइंट का ऐसा होता है कि वो फ्रैक्चर पॉइंट उस टाइम पे तो टूट ही जाता है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट, अब आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे, इस ग्राफ का अच्छे से मतलब भी समझ आया होगा। अब हम थोड़े डिफरेंट नेचर ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर लें तो डक्टाइल मटेरियल क्या होगा, विच कैन बी मोल्ड इनटू वायर। डक्टाइल मटेरियल वो होता है कि जब डी और ई के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो, मतलब ऑब्जेक्ट को डी से ई तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हद तक वो दूर हो एक दूसरे के, तो उस दौरान जो है हम क्या है किसी भी वायर को मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मोल्ड उसको किसी भी जो है शेप में हम दे सकते हैं, उसको हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की। ब्रिटल मटेरियल का मतलब होता है कि जो जल्दी से टूट जाए, मतलब डी और ई बहुत पास हो, उसका डी पॉइंट और ई पॉइंट दोनों एक दूसरे के बहुत पास हो, मतलब फिर तो मतलब उसको उसमें फोर्स लगाते ही, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते ही वो टूट ही जाए, ब्रेक डाउन हो जाए उसका। इलास्टोमर्स देखो, इलास्टोमर्स क्या होता है, जिसमें स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेन के स्क्वायर के, यानी जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस देते हो स्ट्रेन उसके मुकाबले कम लगता है। ठीक है, आपको जो है स्ट्रेस ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब कोई चीज़ें ऐसी होती होंगी भाई, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि आप बहुत ज़्यादा भी उसको खींच रहे हो ना, मतलब आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने लगा दिया, लेकिन उसमें जो स्ट्रेन है ना वो बहुत कम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये वही इलास्टोमर्स होते हैं वो। नेक्स्ट बात करें नेचुरल रबड़ की, तो नेचुरल रबड़ क्या होता है, डू नॉट रिट्रेस ओरिजिनल पाथ, मतलब आप एक रबड़ को देखो, अगर आप उसको जो है खींच रहे हो, आप उसको छोड़ोगे, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जिस पाथ से उसने जो है एलोंगेशन किया था उसी पाथ से वो अपनी ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करे, वापस वहीं से आए। ठीक है, तो यही होता है, बट देयर इज़ नो परमानेंट, और लेकिन उसके ऊपर कोई परमानेंट स्ट्रेन भी नहीं होता, कभी नहीं होता, वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेती है ईजिली, रिटर्न बैक कम्प्लीटली, वैसे के वैसे अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में कम्प्लीटली रिटर्न बैक कर लेती है। इसमें क्या होता है, अगर वो जो है हम उसको अगर वो अपनी ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करके वापस नहीं आती है, उसमें कोई परमानेंट स्ट्रेन भी नहीं होता, तो एनर्जी लॉस होता है जो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक लास्ट टॉपिक है
पॉइसन्स रेशियो, जिसको हम म्यू पी से डिनोट करेंगे, तो ये क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जो मतलब उसके डायमीटर में स्ट्रेन हो और लेंथ वाइज ये डेल्टा एल। देखो ये जो हमारा स्ट्रेन होता है इसको हम क्या कहते हैं, देखो ये नीचे वाला, ये क्या होता है, ये अंदर वाला, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा होता है डायमीटर में जो स्ट्रेन होता है, यानी लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, ये जो हमारा इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, इसको हम जो है पॉजिटिव, देखो ये यहाँ पे ही मैंने माइनस लिख रखा है डेल्टा डी के सामने, तो क्या है, डी अगर डिक्रीज होगा तो डेल्टा डी क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव लेते हैं, जिससे कि हमारी जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है वो पॉजिटिव आई। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।